अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नई मेडिसिन के साथ। और मैं आप सबको सलाम करता हूँ। आपकी खैरियत भी कभी कभी दरियाफ्त कर लेनी चाहिए इंसान को दूसरों की। तो आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो लॉग सुनते होंगे और अगर कोई कमी कोताही रह गई है उसको भी निशानदेही करते होंगे। कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं अपनी इस कमी कोताही को दूर कर सकूं। आज हमारी दवाई है एपस मेलिफिका। ये दवाई जो है ये सेकंड ईयर के सिलेबस में शामिल है। तालिब इल्मों के लिए हम इस व्लॉग को करते हैं, वीडियो को करते हैं, और दूसरे जो होम्योपैथ हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनके लिए भी करते हैं। मैं तमाम दोस्तों को एक गुजारिश करता हूँ, वीडियो ख़त्म होने के करीब भी और जब शुरू होती है उस वक़्त भी, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ज़रूरी समझें तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अगर इसके अंदर कमी कोताही कोई रह गई है तो वो भी आप मुझे बताइएगा ताकि मैं इसको दुरुस्त दुरुस्त कर सकूँ। एपस मेलिफिका एज़ ए दवाई होम्योपैथिक में इसका इस्तेमाल, मैं ये इनकी अलामत और इसका इस्तेमाल बताऊँगा, और आखिर में आपको 1-2 केसेस भी बताऊँगा जो मैंने डील किए हैं और इस दवाई से बहुत अच्छे तरीके से ठीक हुए हैं। जब मैं केसेस की बात बताता हूँ तो ये वो केसेस होते हैं जो बहुत पेचीदगी की तरफ चले गए होते हैं या पेचीदा होते हैं, वो ठीक हो। वैसे तो ये बहुत सारे केसेस के अंदर हमने मरीज़ को ठीक किया है एपस मेलिफिका के। तो हम अलामत की तरफ आते हैं। एपस मेलिफिका की अलामतों को मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो अलामतें जो इसकी बुनियाद बनती हैं, जिसको हम किसी तौर पर छोड़ नहीं सकते। एपस मेलिफिका की अलामतें हम उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, एपस मेलिफिका मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये बहुत पुरानी दवाई है। इसको घरेलू टोटकों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो कैसे? ये शुरू से ही इंसान काफ़ी कदीम दौर से इसका इस्तेमाल होता रहा है। कैसे इस्तेमाल होता रहा है? ये इसको पेशाब आवर दवाई के तौर पर लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, औरतें इस्तेमाल करती रही हैं। घरेलू टोटके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहद का छत्ता इस्तेमाल किया जाता था। गर्म पानी में पुराने ज़माने की औरतें इस्तेमाल करती थी। इस हिस्ट्री को कैंट ने अपनी किताब, अपनी कैंट मटीरिया मेडिका में एपस के चैप्टर में तफ़सील से बयान किया है कि किस तरह औरतें जो है पेशाब आवर के तौर पर छोटे बच्चों को जो अभी-अभी पैदा हुए हैं, जिनका पेशाब रुक जाता था, इसको इस्तेमाल करती थी। जब होम्योपैथी में इसकी प्रूविंग हुई, तो इसको भी पेशाब आवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम इसके अलावा भी इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। पेशाब आवर इस हद तक या इस तरह हम इसका नहीं करते, जिस तरह आम तौर पर पेशाब आवर आवर दवाइयों का इस्तेमाल होता है, इस तरह की कैफ़ियत के अंदर। तो एप्पस मेलिफिका की अलामात मैं आपको बताने लगा हूँ। जिल्द पे इसका बहुत असरअंदाज होता है। जिल्द की छोटी-छोटी फिंसियाँ निकलती हैं, रेड कलर की फिंसियाँ निकलती हैं, और अक्सर एलर्जिक किस्म की फिंसियाँ निकलती हैं, और जब आप उसको नज़र लगाएँगे, नज़र दौड़ाएँगे उन पर, तो आपको रेड नज़र आएँगी। और याद रहे कि इन तमाम अलामतों में, इन तमाम कैफ़ियत के अंदर पल्सजिला की सॉरी एप्पस मेलिफिका की अलामात जो है, वो गर्मी से बढ़ती हैं। गरम ओढ़ना, गरम बिछाना, गरम खाना, गरम पीना, गरम जगह पे रहना, गरम नहाना, इसके लिए तकलीफ़देह होता है। ये आपको बता दूँ कि तमाम अलामात में ये मॉडलिटीज़, यानी गरम खाना, गरम पीना, गरम ओढ़ना, गरम जगह जगह पे रहना, गरम नहाना, ये इसके लिए तकलीफ़देह होता है, तकलीफ़ का बायस बनता है। इसी तरह जल्दी अलामतों में भी ये इसकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा करती हैं। गरम चीज़ें, गरम जगह पे रहना, गरम पीना और गरम खाना इसके लिए तकलीफ़देह बनता है। अब मैं क्योंकि सारी वीडियोज़ जब मेडिसिन का आगाज़ करता हूँ, तो मैंने आपको कहा हुआ कि आप माइंड से शुरू किया करें, सर से शुरू किया करें। सर यानी माइंड, और माइंड के बाद जनरल, जनरल के बाद पार्टिकुलर्स। इस तरतीब में हम जाएँगे तो मेडिसिन याद भी हो जाती है और देर तक ज़हन में रहती है, और जब मरीज़ आता है तो मरीज़ की केस टेकिंग भी इसी अंदाज़ में की जा सकती है और की जाती है। जो आर्गन ऑफ मेडिसिन में हमें डॉक्टर हनीमन ने समझाया है, बताया है, वो यही तरीका है कि आप माइंड से शुरू करें। माइंड के बाद जनरल, जनरल के बाद पार्टिकुलर, यानी पार्ट के अज़ा जो हैं उसका हम ज़िक्र करेंगे सबसे एंड पे। माइंड सिम्पटम, ज़हनी अलामत,
इसकी बहुत नुमायाँ है, सर में इसकी तकलीफ़ें पाई जाती हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पेशाब की तकलीफ़ें तो होती ही हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इस्तिस्काई कैफ़ियत पाई जाती है, यानी ओडिमा, जिस तरह पैथोलॉजी की ज़ुबान में हम ओडिमा बोलते हैं, तो ओडिमा की शक्ल जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। वो वही ओडिमा इसके दिमाग के अंदर हो जाता है। हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है, दिमाग के अंदर दिमाग बड़ा हो जाता है या बाद का सिकुड़ जाता है, लेकिन पानी की बहुतात हो जाती है दिमाग के अंदर। ये है इस्तिस्काई कैफियत। अब इसके अंदर कैसा होगा कि मरीज ज़हनी ज़हनी कैफियत में मरीज कैसा होगा? ज़हनी कैफियत के अंदर मरीज जो है वो खौफज़दा होगा, हिजानी कैफियत में मुब्तला होगा और बाद औक़ात मरीज ग़ुनूदगी की तरफ चला जाता है और अक्सर औक़ात मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कोमे में भी इसका मरीज चला जाता है ज़हनी अलामत के अंदर। चीखता है, चिल्लाता है दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से, जितनी इसका मरीज़ दर्द बर्दाश्त नहीं करता, ज़हनी दिमाग के अंदर, दिमाग की कैफ़ियतों के अंदर दर्द बर्दाश्त नहीं करता और इसकी जो सर की अलामतें हैं, उसको भी गरम लपेटने से, गरम कमरे में, गरम नहाने से और गरम खाने-पीने से सर की अलामतें जो है ना वो बढ़ जाती हैं और तकलीफ़ उठाता है मरीज़। आमतौर पर देखा गया है कि जो कैंट ने अपनी एक किताब के अंदर इसका लेक्चर देते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में एक बात बताई है कि आम तौर पर जो सर की तकलीफ़ें हैं, यानी बच्चे जो या बड़े जो कोमे में चले जाते हैं, उनको गर्म नहाना दिया जाता है और हॉट बाथ दिया जाता है, जिससे उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाती है। अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर एलोपैथी तरीका इलाज में गर्म दिया जाता है, गर्म बाथ दिया जाता है, गर्म नहाने के लिए कहा जाता है। और एपस मेलिफिका कैंट लिखता है कि एपस मेलिफिका के अंदर जब आप गर्म नहलाएँगे मरीज़ को, बाथ देंगे, उस पे गर्म पानी डालेंगे, उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। ये है एपस मेलिफिका की सही तस्वीर ज़हनी अलामतों में और सर की अलामतों में। सर बढ़ना शुरू हो जाता है, ये अक्सर औक़ात मरीज़ हमारे पास आते हैं। पैथोलॉजी के लिहाज से हाइड्रोसिफिलिस इसका नाम लिया जाता है, जिसमें पानी बढ़ जाता है और बाद का ब्रेन सिकुड़ भी जाता है और मरीज़ की ज़हनी अलामात ऐसी होती हैं। मिर्गी 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 का तसव्वुर भी इसके अंदर पाया जाता है। मिर्गी के दौरे भी एपस मेलिफिका के अंदर पाए जाते हैं और ये मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि गरम गरम इसकी ख़ास अलामत है, यानी गरम से तकलीफ़ें, गरम पहनने से, गरम कमरे में, गरम नहाने से, गरम खाने-पीने से इसकी तकलीफ़ों में इज़ाफ़ा हो जाता है। सभी तकलीफ़ों के अंदर जैसे-जैसे आप आगे चलते जाएँगे, इसकी यही कहानी है। आँखों की तकलीफ़ें हैं, इसकी यही कहानी है जो मैंने आपको बताई है, गरम इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इस तरह गले की तकलीफ़ है, मैदे की अलामतें हैं, तो गरम चीज़ों से तकलीफ़ में इज़ाफ़ा इसकी ख़ास अलामत है। और फिर एक और बात बताऊँ आपको, इन चीज़ों में जो मैंने आपको पहले ब्रेन की बताई है, आँखों की बताई है, गले की बताई है, मैदे के अंदर दर्द है, मैदे की कैफ़ियत है, तो इसकी ख़ास एक बात है, इसके दर्दों की एक ख़ास नोयत है, वो इसके डंग लगने वाले दर्द हैं। डंग लगने वाले दर्दों की कैफ़ियत के अंदर एपस मेलिफिका नहायत असरअंदाज़ दवाई है और नहायत अच्छे तरीके से काम करती है और मरीज़ जो है वो फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाता है, अगर अलामतें इसकी मौजूद हों। यानी एक बात समझ में आई है इस सारी डिस्कशन में कि गर्म चीज़ों से इसकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होता है, गर्म चीज़ों से, गर्म खाने से, गर्म पीने से, गर्म ओढ़ने से, गर्म नहाने से, इन सब चीज़ों सब तकलीफ़ों को इन चीज़ों से तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होता है, यानी गर्म से। अ, फिर इसके आगे आ जाएँ, इसकी जो अहम बात है, जो यूरिनरी अलामत है, यानी इसकी पेशाब की अलामतें हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले ज़माने में इसको पेशाब आवर दवा समझा जाता था, बल्कि शहद के छत्ते को गर्म पानी में उबाल कर दिया जाता था बच्चों को, ख़ास तौर पर जो नए पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, अभी कुछ दिनों के बच्चे होते हैं, उनका पेशाब अक्सर बंद हो जाता है, तो माएँ अक्सर जो है ना वो गरम मोम को गर्म पानी में उबाल कर इस बच्चों को देती हैं और इससे पेशाब जो है वो जारी हो जाता है। पेशाब की गुर्दों की, मसाने की और पेशाब की नाली की जुमला अलामात, जुमला बीमारियाँ इसके दायरे इख्तियार में आती हैं। यहाँ पर अगर पथरी भी हो, कोई भी हो बीमारी का नाम तो हम नहीं लेते, लेकिन अगर कोई किसी किस्म की बीमारी रिपोर्ट के अंदर आप देखते हैं इस तरह की पथरियों की, मसाने की सोज़िश, यूरेथ्रा की सोज़िश यानी पेशाब की नाली की सोज़िश इसके अंदर नुमायाँ तौर पर इस दवाई का असर
पाया जाता है। वही बात सबसे पहले आपको बताऊँ कि अगर दर्द हो रहे हैं, तो दर्द जो है वो डंग लगने वाले दर्द इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे स्मार्टिंग पेन भी अक्सर होती है, लेकिन डंग लगने वाले दर्द इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे किसी मक्खी ने काट लिया हो, डंग लग गया हो, इसकी तकलीफ अंदर ये पाया जाता है। पेशाब कम उतरता है, थोड़ा-थोड़ा करके उतरता है, कतरे-कतरे करके उतरता है। लेकिन अगर इसके साथ खून आमेज़िश वाला पेशाब भी होता है, यानी खून भी इसके अंदर होता है। या ऐसी कैफ़ियत के अंदर पेशाब कतरा-कतरा करके आए, खून की आमेज़िश भी साथ हो और आखिरी कतरा निकालना मरीज़ के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है। ये एपिस मेलिफिका की सही और ज़बरदस्त तस्वीर है जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद अगर गरम चीज़ों से तकलीफ़, गरम खाने-पीने से तकलीफ़, गरम कमरे में, गरम जगह पे, गरम नहाने से भी, हत्ता के गरम नहाने से भी इसकी पेशाब की अलामत जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ये है वो एपिस मेलिफिका जो हम अक्सर क्लिनिक पे इस्तेमाल करते हैं और इसकी कैफ़ियत अलामत के मुताबिक देते हैं। याद रखें कि कोई भी दवाई है, कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर अलामात को मद्देनज़र कर ही दी जाती है। अलामात ही वो इशारे हैं, साइन हैं मरीज़ के, जो हमें हमें एक दवाई की तरफ लेके जाते हैं और वो दवाई उस वक़्त तक असरअंदाज़ नहीं होती, जब तक आप उसकी अलामतों के मुताबिक उसको देते हैं। आम तौर पर देखा गया है, आम तौर पर सुना गया है, आम तौर पर लोग कहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई है। मैंने तजर्बात किए हैं एपिस मेलिफिका को पेशाब बंद होने की सूरत में दिया जाता है और पेशाब जो है वो बहाल कर देती है। हरगिज़ नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं होती। जब तक जब तक वो अलामतें जो एपिस मेलिफिका में मौजूद हैं, वही मरीज़ के अंदर नहीं पाई जाती, दवाई कभी भी असर नहीं करती। ये ज़हन में रखें। इसी तरह हम क्लिनिक पे भी देखते हैं, जब मरीज़ आता है तो उसके अंदर पेशाब की जुमलत कैफ़ियतें होती हैं, गुर्दों की कैफ़ियतें होती हैं। अब फिर अगर गुर्दे फ़ेल होने वाले मरीज़ इस हालत में आएँ कि पेशाब कतरा-कतरा आए, खून की वज़ह भी साथ हो और मरीज़ चीखे, चिल्लाए, गर्मी से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए, गरम कमरे में, गरम जगह पे, गरम खाने-पीने से उसकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा हो जाए, तो एपिस मेलिफिका से बड़ी दवाई यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अब देखें ना, मैंने जो अभी आपको जो बात बताई है कि अलामतों के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अलामतों के बगैर कोई भी दवाई असरअंदाज़ नहीं होती। आप चाहे जितना भी एक्सपीरियंस रखते हैं, आपकी उम्र जितने भी एक्सपीरियंस में गुज़री है, लेकिन अलामतों के बगैर जो है वो कोई दवाई होम्योपैथिकली असरअंदाज़ नहीं होती। अब मैंने आपको बताया कि ओडिमा, इससे कुछ देर पहले मैंने आपको शुरू-शुरू में बताया कि ओडिमा इसके अंदर पाया जाता है। उर्दू में जिसको इस्तिस्का बोलते हैं, यानी पानी का भराव, जहाँ पर पानी जमा हो जाए। ये जो फेवरेट मरकज़ होते हैं, आँख की पपोटे जो हैं, आँख की कैफ़ियत जो है ना सूज जाती है, जिस तरह मक्खी लड़ी होती है, ये गुमान रखें कि एक थैली बन जाती है आँख के पपोटों पे, जो ये हमें इशारा देती है कि ऐसे मरीज़ को एपिस मेलिफिका देना चाहिए और एपिस मेलिफिका की वो अलामतें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि इन्हीं अलामतों के अंदर गरम खाना-पीना, गरम से ज़्यादती, गरम कमरे में, गरम मौसम में, गरम पानी लगाने से ये तकलीफ़ें उसकी बढ़ जाती हैं। यही इस्तिस्का, यही ओडिमा पेशाब की अलामतों में भी आपको नुमायाँ तौर पर नज़र आएगा। तो जिस तरह के बात वही है जो मैंने आपको बात बता दी है, बार-बार बता रहा हूँ कि गर्मी इसकी ज़िद है इस दवाई के अंदर। ठंडक से तकलीफ़ में कमी होती है। ठंडा खाना-पीना, ठंडा लगाना, मुतासरा जगह को ठंडे पानी से धोना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मरीज़ को रिलीफ़ का सबब बनती हैं। ये तो वो थी जो एपिस मेलिफिका की मैंने मोटी-मोटी आपको बात बता दी है। अब अगर हम किताबों में जाएँगे तो किताबों में बहुत लंबी-चौड़ी इसकी डिटेल लिखी हुई है। जिगर की अलामतें भी इसके अंदर पाई जाती हैं, मैदे की अलामतें भी इसके अंदर पाई जाती हैं, हॉट सिम्पटम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी वो पर्टिकुलर सिम्पटम, अब मैं उस पे आता हूँ, पर्टिकुलर सिम्पटम्स को आपने माइंड और जनरल के साथ मिलाना है, तो आपकी दवाई मुकम्मल हो जाती है। पर्टिकुलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाज़ का सम टाइम अगर पर्टिकुलर की बहुत अहम अलामत हो, तो उसको मद्देनज़र हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर, वरना ये वही मोडालिटीज़ को आप नोट कर लें, इसकी अहम अलामतों को नोट कर लें, इसकी ज़हनी अलामतों को नोट कर लें, याद कर लें, जनरल अलामतों को याद कर लें, वो आपकी दवाई मुकम्मल कर देगी। ये है आसान तरीका किसी दवाई को समझने का, ये है आसान तरीका मरीज़ को दवाई देने का,
वरना आप पर्टिकुलर्स को भी शामिल करते जाएँगे। जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, याद रखें कि इंडिविजुअलाइज़ेशन को मद्देनज़र रखा जाता है होम्योपैथी के अंदर, इनफरादियत को मद्देनज़र रखा जाता है। इनफरादियत उस वक़्त तक आप नहीं देख सकते या उसको नहीं आप अलहदा कर सकते जब तक आपको कॉमन और अनकॉमन अलामतों का पता नहीं होगा। एक लेक्चर मैं दूँगा अलामात की दर्जाबंदी पे, कि जब तक आपको अनकॉमन और कॉमन की अलामतों का नहीं पता होगा, उस वक़्त तक आप इनफरादियत तक नहीं पहुँच सकेंगे। और जब तक आप किसी मरीज़ की, किसी दवाई की इनफरादी हैसियत तक नहीं पहुँचेंगे, उस वक़्त तक आप बिल-मिसल तक नहीं पहुँचेंगे। जब तक आप बिल-मिसल तक नहीं पहुँचेंगे, उस वक़्त आप होम्योपैथिक में नाकाम रहेंगे, होम्योपैथिक दवाई नाकाम रहेगी, वो मरीज़ पे असर-अंदाज़ नहीं होगी। अब आखिर पे मैं आपको बताऊँ कि एक केस है जो मैंने आपको बताना है। बिल्कुल इसी तरह का केस है जो मैंने आपको अलामत बताई हैं। मरीज़ का पेशाब बंद हो चुका था, उसको गुर्दे की पथरियाँ थी, पेशाब की नाली लगी हुई थी, यूरिनरी बैग लगा हुआ था उसको। पेशाब ख़ारिज नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने यूरिनरी बैग लगाया था, लेकिन वो भी बेसूध है क्योंकि पेशाब उसका बन ही नहीं रहा था, ऊपर से आ ही नहीं रहा था। तकलीफ़ होती थी, वो ऐसे कहता था, गाँव का रहने वाला बंदा था, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे डंग लग रहे हैं। अब मैंने जब थोड़ा-सा मुआयना किया तो उसके जो मसाने की ऊपरली सतह है, जिल्द की सतह है, वो सूजी हुई थी और वो ऐसे ही था जैसे ओडिमा जैसे पानी भरा हुआ था। याद रखें, इसकी जिल्द के अंदर पाँव, इसकी टाँगें उनके अंदर अगर आप अपनी उँगली से दबाएँगे तो वहाँ गड़ा पड़ जाएगा और आप हाथ से छुएँगे तो वहाँ पर हीट होगी, गर्मी होगी, ये एपस की अलामतें हैं। और वो मरीज़ को मैंने एपस मैग्नीफिका दी, तो मरीज़ जो है वो उसकी ना सिर्फ़ नाली उतर गई, बल्कि उसकी किडनी स्टोन भी बाहर आ गए और मरीज़ ठीक हो गया। और मरीज़ बहुत दूर-दराज़ के इलाके से आया था। अब तक वो मरीज़ मेरे पास आता भी है, उसके लवाहिकीन भी आते हैं, लेकिन वो अब तक वो इस बीमारी में दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुआ। ये तो आज की एक मेडिसिन बहुत अहम है, सेकंड ईयर के सिलेबस की है। तो जाते हुए फिर मैं आपको याद दिला दूँ एक दफ़ा, अगर आप अच्छा समझेंगे, आपको समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सबसे अहम बात तो इसकी ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी को फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ आज की ये दवाई और आप मुझे आप इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।